नमस्कार दोस्तों, मैं YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी भाइयों के लिए KGMU और ESI एंड UPSSC के एग्ज़ाम के लिए थर्ड क्लास आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। फर्स्ट क्लास हम आपको दे चुके हैं और सेकंड क्लास भी हम आपको दे चुके हैं। अभी हम आपको थर्ड क्लास देने वाले हैं। आज ये इस सेशन की तीसरी क्लास है। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो थैलेसीमिया वाला एक पेशेंट है उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज बताओ। जो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। तो वैसे मैं आपके लिए एक थैलेसीमिया के बारे में कुछ समझा देता हूँ। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर होता है जिसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। और थैलेसीमिया का जो बेस्ट इलाज होता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो कि आंसर डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिपोर्ट fatigue and dyspnea and appears pale. The nurse questioned the client about medication currently be taken. In light of the symptom, which medication caused the nurse to be most concerned? यानी कि पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिपोर्ट है, इसमें फैटिगो और डिस्पेनिया है। एक पेशेंट की रिपोर्ट आई है, उसमें फैटिगो और डिस्पेनिया की बीमारी आई है, जिसे हम एक मरीज में जिसे हम थकान और सांस की दिक्कत बोल सकते हैं। और हल्के कलर की बॉडी को इसमें क्या होता है कि फैटिगो और डिस्निया की रिपोर्ट आई है, इसमें हम मरीज को थकान और सांस की दिक्कत महसूस कर सकते हैं। और हल्के कलर के बॉडी में चेंजेस मिल रहे हैं, हल्के कलर के बॉडी में चेंजेस मिल रहे हैं। और जो मरीज दवाई ले रहा है उसके बारे में नर्स उसको जानकारी दे रही है, यानी कि हल्के सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट में कि उस दवाई के, जो वो दवाई के लक्षण है। तो वो कौन सी दवाई है जिसमें पेशेंट को डिस्निया एंड फैटिगो के लक्षण आए हैं और वो हल्के लक्षण है, वो कौन सी ऐसी दवाई है जिसको नर्स नोटिस करेगी। ऑप्शन आपके सामने A, B, C और D। तो चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन B, मेथाइलिडोपा। एक्चुअली मैं बताता हूँ मेथाइलिडोपा क्या होता है। जो मेथाइलिडोपा दवाई मरीज में, ये जो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है, जो फैटिगो और डिस्पेनिया जो ये पेशेंट की रिपोर्ट में आए हैं, ये इस मेथाइलिडोपा नाम की दवाई के कारण आते हैं। और ये मरीज में पेनलेस बॉडी जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेथाइलिडोपा जब चलती है तो मरीज में फैटिगो और डिस्पेनिया कराएगी और मरीज में पेनलेस बॉडी सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज विद येलोविश मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल इज रेफर्ड एज।
तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉन्सिल के ऊपर बनी हुई बीमारी को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो टॉन्सिल के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4, A, B, C और D। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन KGMU। क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एक पेशेंट है टॉन्सिल का और जिसको इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी कौन सी इनमें से बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट को टॉन्सिल पर इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिप्थीरिया। अभी मैं आपको डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। डिप्थीरिया नाम की जो एक बीमारी है उसका इंक्यूबेशन टाइम 2 से 6 दिन का होता है और यह बीमारी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से होती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल इन्फेक्शन होता है। यानी कि हम कहें तो टॉन्सिल जो इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, वो डिप्थीरिया नाम की बीमारी से हुआ है। और जो डिप्थीरिया नाम की जो बीमारी है वो पेशेंट को कहाँ से लगती है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी कहाँ से पेशेंट को लगती है, और वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस विल कॉज विच ऑन ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्लिनिकल साइन, विच वन। पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। एक पेशेंट को क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो आपके सामने हमने ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसकी वजह से पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आंसर आपके सामने 4, A, B, C और D। अपना आंसर नोट कीजिए। अभी हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर ए, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया। आंसर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। जब भी हमारे शरीर से ब्लड लॉस होता है तो बॉडी से वॉल्यूम कम होती है, और अगर बॉडी से वॉल्यूम कम होती है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया की तरफ जाएगा। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया की तरफ जाता है तो पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया होना कंपलसरी है। जब भी किसी पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक की तरफ जाएगा, और हाइपोवोलेमिक की तरफ पेशेंट जाएगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग एन एपेंडेक्टोमी ए purse string suture is placed around the appendix stump 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। अपेंडेक्टोमी का मतलब क्या होता है। अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है कि बॉडी से अपेंडिक्स पार्ट को रिमूव करते हैं। हमारी बॉडी में एक अपेंडिक्स पार्ट होता है, हम उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं, उसको हम अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट, ए पर्स स्ट्रिंग सूचर इज प्लेस्ड अराउंड द अपेंडिक्स स्टम्प 2। अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जो पर्स स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को जो हम अपेंडिक्स का जो हमने पार्ट काट कर निकाल दिया है, उसके कट करने के बाद जो ऊपर का बाकी बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम चारों तरफ से सूचरिंग करते हैं, और उसमें हम सूचरिंग को जो उस पार्ट को जो बचा हुआ है उस पार्ट को जब हम सूचरिंग करते हैं चारों तरफ से,
उसको हम पर स्ट्रिंग सूचर बोलते हैं। जो हम अपेंडिक्स को कट करने के बाद पर स्ट्रिंग सूचर करते हैं उसको हम, और जो अपेंडिक्स कट करने के बाद जो ऊपर जो हिस्सा बचा हुआ होता है जिस पर हमने पर स्ट्रिंग किया है उसको हम स्टंप बोलते हैं। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि एक अपेंडेक्टोमी यानी एक अपेंडेक्टोमी का पेशेंट है, हमें उसके अपेंडिक्स निकाल दी है, और जो स्टंप यानी कि जो अपेंडिक्स निकालने के बाद जो ऊपर हिस्सा बचा हुआ है उसको हम स्टंप बोलते हैं। उसके अराउंडिंग जो हमने सूचरिंग की है उसको हम पर स्ट्रिंग सूचरिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि पर स्ट्रिंग का मतलब बताओ। पर स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ने सीधा सीधा ये पूछा है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर डी, इन्वर्ट द स्टंप ऑफ द अपेंडिक्स। यानी कि जब हम पर स्ट्रिंग सूचरिंग करते हैं तो जब उसके ऊपर कट करने के बाद जब हम उसके ऊपर सूचर से गांठ लगाते हैं तो जब उसको साइड से खींचते हैं तो वो जो एरिया है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज का मतलब इन्वर्ट हो जाता है, वो अपने चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है। और जो हिस्सा बचा हुआ था कट कर उसको हम स्टंप बोलते हैं। इन्वर्ट का मतलब उसको खींच कर उसको चिपका देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्रेस्ट प्रोसीजर रिमूव्स द एंटायर ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी contents but preserve the pectoral muscle। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें हम रिमूव करेंगे एंटारिक ब्रेस्ट को, और इसमें हम एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी रिमूव करेंगे। यानी कि हम एंटारिक ब्रेस्ट को भी रिमूव करेंगे और इसमें हम एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी रिमूव करेंगे, लेकिन प्रिजर्व का मतलब होता है पेक्टोरल मसल्स को रिमूव नहीं करेंगे। यानी जो हमारी जो पेक्टोरल मसल है उसको छोड़कर हम एंटारिक ब्रेस्ट को भी और एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव करेंगे, लेकिन प्रिजर्व कर रखेंगे पेक्टोरल मसल को। तो इसको हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर डी, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। इस क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था कि इसकी कौन सी सर्जरी होती है, सर्जरी का नाम पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। विच ब्रेस्ट प्रोसीजर रिमूव्स द एंटारिक ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी कंटेंट बट प्रिजर्व द पेक्टोरल मसल। यानी कि हम एक प्रोसीजर कर रहे हैं, उस प्रोसीजर के दौरान एंटारिक ब्रेस्ट को भी बाहर निकालेंगे और एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी बाहर निकालेंगे, लेकिन प्रिजर्व करेंगे पेक्टोरल मसल को। उस सर्जरी को हम क्या नाम देंगे? उस सर्जरी को हम मॉडिफाई रेडिकल मैस्टेक्टोमी नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in KGMU। A pre-eclamptic woman baby lying with its mother while monitoring the baby vital sign has a low body temperature. What should you do in this situation? पहले आप क्वेश्चन को समझना। पहले आप प्री एक्लेम्पसिया का मतलब समझ लीजिए। प्री एक्लेम्पसिया का मतलब कुछ लोगों को तो पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। प्री एक्लेम्पसिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ रहना, उसको हम प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक वुमेन पेशेंट है जो प्री एक्लेम्पसिया की मरीज है और उसके पास बेबी लेटा हुआ है या सोया हुआ है। तो हम उस बेबी का बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो बेबी का बॉडी टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब बेबी हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है। तो उस सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करेंगे?
कि एक प्री एक्लेम्पसिया की पेशेंट है, उसके पास एक बेबी लेटा हुआ है और वो बेबी हाइपोथेरेमिया की तरफ जा रहा है, यानी कि ठंडा हो रहा है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन में से कौन सी सिचुएशन पहले करेंगे? ऑप्शन आपके सामने 4, A, B, C और D। KGMU आंसर डी, प्लेस द चाइल्ड अंडर ए रेडिएंट वार्मर। यानी कि अगर पेशेंट हाइपोथेरेमिया की तरफ जा रहा है तो हम पेशेंट को कवर नहीं करेंगे, आफ्टर 30 मिनट बाद वाइटल नहीं लेंगे, मदर को पनिशमेंट नहीं दे सकते और बच्चे को स्पिरिट करने के लिए नहीं बोल सकते। हम पेशेंट को सबसे पहले उस बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करवाएंगे। टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? रेडिएंट वार्मर के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ESI, KGMU एंड UPSSC। ये क्वेश्चन पहले भी KGMU में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज कमिंग टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर ब्लीडिंग। यानी कि एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट एक पेशेंट आया है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसको सीवियर ब्लीडिंग है। द चार्ज सिस्टर आस्क्ड द नर्सिंग सिस्टर टू कैनुलेट क्विकली। और आप एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर आप उस एरिया में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्विकली एक कैनुला लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला डिलीवर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट शॉक। सबसे पहले आप उसको हाथों हाथ कैनुला लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला डिलीवर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट शॉक। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो इसमें शॉक होगा वो कौन सा होगा? पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आया है और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को सबसे पहले क्विकली कैनुला लगाएंगे, जल्दी से जल्दी कैनुला लगाएंगे। लेकिन वो पेशेंट हाईएस्ट वॉल्यूम लॉस होने के कारण पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है। हम कौन सा कैनुला लगाएंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि उस पेशेंट को शॉक कौन सा होगा। जब किसी भी पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक की तरफ जाता है, और जब पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक की तरफ जाता है तो पेशेंट को हायर फ्लूइड देना पड़ता है। तो हायर फ्लूइड देने के लिए हम सबसे बड़ा कैनुला यूज़ करेंगे, जो ऑप्शन डी होता है। तो कैनुला कलर कोड की बात करते हैं। जो हमारा 22 गोज का जो कैनुला है वो ब्लू होता है, जो 20 गोज का कैनुला है वो पिंक होता है, जो 18 गोज का कैनुला है वो ग्रीन होता है, और जो 16 गोज का कैनुला है वो ग्रे होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर डी, 16 गोज। क्वेश्चन नंबर 9, excessive bleeding in a 1-day eternal woman is what type of postpartum hemorrhage? एक एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है एक पेशेंट को, 1 डे एटर्नल वोमेन को किस तरह का पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है। यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को एक दिन हुआ है और एंटीपार्टम पीरियड को एक दिन हुआ है। यानी कि हम जो एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसको 1 डे एटर्नल बोलते हैं, उसको एक ही दिन हुआ है। तो हमें बताना है कि किस टाइप का पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है। उसको प्राइमरी हुआ है, सेकेंडरी हुआ है, थर्ड फेज हुआ है या जर्नल हुआ है। यानी कि क्वेश्चन ने ये हमसे पूछा है, अगर एक पेशेंट है उसको 1 डे एटर्नल वोमेन पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, तो वो कौन से टाइप की है? सिर्फ एक दिन हुआ है पेशेंट को, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड या जर्नल। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर ए, प्राइमरी।
अगर पेशेंट को ब्लीडिंग को 1 ही दिन हुआ है तो हम प्राइमरी बोलेंगे, और पेशेंट को 2 दिन हो चुके हैं तो हम सेकेंडरी बोलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूपीएससी। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करवाया है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारी क्लास 3 अभी चल रही है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्लास 4 आएगी उसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छे KGMU, अभी जो हमारा KGMU की 10/8 जो लास्ट डेट है, जिस भी भाई ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो फिल कर लें, और जो 10 तारीख जो लास्ट डेट है उसके बाद फॉर्म फिल नहीं होंगे तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, और हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवाते हैं, जो हम आपको याद करवाते हैं, वो कृपया नोट कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जो हम आपको नोट करवा रहे हैं 99% चांस है जितने भी हम आपको एग्ज़ाम तक नोट करवाएंगे उसमें से करीबन 10, 15, 20 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और 15-20 क्वेश्चन आना कोई छोटी बात नहीं होती। ये प्रीव्यूज़ क्वेश्चन है, और प्रीव्यूज़ क्वेश्चन की हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, लेकिन आंसर वही रहेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए सीजन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एपिलेप्सी केस में प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी हुआ है तो एज ए नर्स प्राइमरी एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एपिलेप्सी का मतलब समझा देता हूँ। एपिलेप्सी का मतलब होता है कि पेशेंट को सीजर आया हुआ है और उसको 1 दिन 2 दिन या 2 दिन का गैप देके फिर सीजर आता है, 1-2 दिन का गैप देके रिपीट सीजर आ रहे हैं, तो उसको हम एपिलेप्सी सीजर बोलते हैं। एपिलेप्सी सीजर का मतलब यही होता है कि पेशेंट को बार बार सीजर आना, जैसे कि पेशेंट को आज आया, पेशेंट को 1 दिन का गैप मिला, फिर पेशेंट को सीजर आ गया, फिर पेशेंट को 1 दिन का गैप मिला, 2 दिन का गैप मिला, फिर सीजर आ गया। तो इस तरह के पेशेंट को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। और इसमें नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा। आंसर आपके सामने, IV फ्लूइड, ओपन एयरवे, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड रेस्ट्रिक्ट मोमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी, ओपन एयरवे। ये गलती से टाइप हुआ है, आप इसको ऑप्शन बी कर लीजिए, ओपन एयरवे। जो एपिलेप्सी का जो पेशेंट है जिसको बार बार सीजर आ रहे हैं, उस पेशेंट में हम उसके एयरवे को ओपन रखेंगे ताकि वो पेशेंट एस्पिरेट ना हो। और अगर अगर कोई सीजर का पेशेंट है और वो एस्पिरेट होता है तो सडनली डेथ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सीजर वाला पेशेंट अगर कोई भी होता है, अगर किसी भी सीजर का, ये तो एपिलेप्सी सीजर है, सीजर काफ़ी तरीके होते हैं, अगर किसी भी तरह का सीजर है तो आप सबसे पहले ओपन एयरवे ही रखेंगे, यानी एयरवे को साफ रखेंगे। अगर एयरवे साफ है तो पेशेंट कोलैप्स होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को YS नर्सिंग एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर किसी भी भाई को या बहन को, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन में आपत्ति है, परेशानी है, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको उसका अच्छे तरीके से जवाब देंगे। और अगर और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, कोई भी प्रीव्यूज़ एग्ज़ाम पेपर जो कभी हुए हैं वो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिए, हम उन्हीं के ऊपर आपको वीडियो बनाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।